अच्छा बेटा, जो हम डिस्कस कर रहे थे पहले वो ये था, आज हम जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी लॉ के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ एक्ट्स आपको बताए कि जो 1964 से स्टार्ट हुए हैं, कौन से एक्ट्स थे और किन हवालों से बात की जा रही थी। अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो टोटल पाँच हैं। ठीक है, अ, मैं एक बार उनको दोबारा से जो है ना आपको हाईलाइट करता हुआ चलूंगा उनके नाम के साथ। और इसके साथ साथ मैं आप लोग की अटेंडेंस को भी मार्क कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ग्रुप में भी कहा था कि आप लोग प्लीज़ जो है वो ऑनलाइन हो जाइएगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास में जो है मैं अटेंडेंस नहीं ले पाया था, टाइम का मुझे थोड़ा अंदाज़ा नहीं हुआ और हमारा सेशन एंड हो गया था। क्योंकि आप सबको पता होगा कि 40 मिनट्स के ऊपर जो है वो जूम चलता नहीं है। तो ज़रा मुझे अगर क्लास के दौरान भी रिमाइंड करवा दीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि टाइम एंड होने वाला है सर। आप कुछ क्वेश्चन हैं, कोई क्वेरीज हैं तो वो एट द लास्ट हम सेशन में लेते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था कि यस सर, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ सवाल हैं आपके जहन में, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं बेटा दोबारा से, ठीक है। सर मैं स्क्रीनशॉट ले लूं क्या जी अटेंडेंस की? जी मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट्स। और भी कोई बच्चा अगर लेना चाहता है वैसे ले ले, तो ज़्यादा बेहतर है, और फिर उसे ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। इन दैट केस अगर कोई नाम ओके मुझसे सर, मिस हो गया तो वो ज़रा इजी हो जाएगा, किसी की जो है ना एब्सेंट मार्क में। ओके सर, हमने ले लिया सर। ठीक है, थैंक यू बेटा, उसे बाद में ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा आफ्टर द क्लास। अच्छा बेटा, कुछ हमने एक्ट्स जो मैंने आपको फर्स्ट सेशन में हमने जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड लिया था हमारे चैप्टर नंबर 1 का, और उसके बाद जो है हमने एक्ट्स पढ़े थे इक्वल अपॉर्चुनिटी लॉ के हवाले से, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, कुछ एक्ट्स दोबारा से मैं लेता चलूंगा कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि जो पहला एक्ट था वो हमारा था कलर, रेस और रिलीजन के बेस के ऊपर या सेक्स के बेस के ऊपर के जो आप डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं, इन चीज़ों के ऊपर एम्प्लॉयर ने जो है वो किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं रखना अपने किसी भी एम्प्लॉई के साथ। ठीक है, ये हमारा पहला एक्ट है कि आपने किसी भी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं रखना इन टर्म्स ऑफ रेस, कलर, सेक्स, रिलीजन, कास्ट। ठीक है, जो दूसरा हमारा था वो था इक्वल अपॉर्चुनिटी के हवाले से, कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट लॉ के हवाले से जो अपॉर्चुनिटी है उसमें जो पहली दूसरी चीज़ जो है वो है कि आपने जो है वो डिसेबल लोगों के साथ भी जो है वो कोटा आपने उसमें रखना है। ऐसा ना हो कि डिसेबल लोग जो हैं वो उसमें मौजूद ना हो। इक्वल पे एक्ट था हमारा कि अगर आप जब पे कर रहे हैं तो वो इक्वली हो, कि अगर 2 लोग आपके पास मौजूद हैं, आप हायर कर रहे हैं तो आप उनको इक्वल पे हायर करें सेम पोजीशन के हवाले से। इन टर्म्स ऑफ अगर आपके पास वहाँ थोड़ी-सी बात आती है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मामलात नहीं है, तो इन दैट केस के आप उसे कर सकते हैं। अच्छा, जो इसमें नेक्स्ट चीज़ थी हमारी वो यही है कि एज डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से बात की जाए। जो पहले जो एजेंसीज़ थी या जो वो उनके दरमियान में जो कंपनीज़ में जो एक्ट एक था, वो ये था कि आप 40 इयर्स के अबव जो हैं वो आपकी रिटायरमेंट है, ठीक है? 40 इयर्स के बाद आप नहीं रख सकते। लेकिन अब जो न्यू एक्ट इन्होंने जो पेश किया है उसमें वो कह रहे हैं कि भई एज जो है वो आपकी 65 होनी चाहिए एटलीस्ट। 65 में आप रिटायरमेंट, उसके बाद आप जो है लोगों को रिटायर कर सकते हैं। तीसरा था हमारे पास जो वोकेशनल रिहैबिलिटेशन था, डिसेबल लोगों के हवाले से था। ठीक है, कि जो लोग डिसेबल हैं, इनके लिए भी कुछ किसी किस्म का मतलब कोटा हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर फर्म में रखा जाए। इसके लिए भी एक्ट पास हुआ था और जिसमें सारे लोग कंपनीज को इसका ओवरव्यू रखना होता है। अच्छा, लास्ट जो हमने बात की थी कि यूनिफॉर्म गाइडलाइंस की, कि इस एक्ट में क्या है कि सारी गाइडलाइंस आपको दी जाती हैं कि किस किन चीज़ों पर आपने फोकस रखना है और क्या क्या करना है। ओके बेटा, आगे चलते हैं इसमें मजीद। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा था वो सेक्सुअल हरासमेंट के हवाले से था। ठीक है, उसमें हम जो डिस्कस कर रहे थे, जो पढ़ रहे थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें हमने डिफाइन की थी कि सेक्सुअल हरासमेंट के इन टर्म्स ऑफ किस तरीके से हो सकता है। ठीक है,
अब हम प्रूविंग के हवाले से जब हम आ गए थे इसके लास्ट सेशन में हमारे पास, तो उसमें हम हॉर्सटाइल इन्वायरमेंट के हवाले से डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो कि जहाँ जो है को वर्कर्स और वर्कर्स जो हैं वो किसी किस्म का प्रॉब्लम उनके सामने शेयर ना हो, वो कोई जो है उनके सामने प्रॉब्लम्स ना आए। ओके बेटा। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय कोवर्कर्स और नॉन कोवर्कर्स, एडवांसेस बाय द एम्प्लॉइज, कोवर्कर्स और इवन द एम्प्लॉयर कस्टमर्स कैन कॉज हरासमेंट। अब जब बात होती है कि एनवायरनमेंट के हवाले से, तो वर्कर्स या कोवर्कर्स, या ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो हमारी अथॉरिटीज़ की तरफ से ही हो रही हो, वो हमारे कोवर्कर्स या वर्कर्स जो हमारे साथ नॉन जो हमारे साथ कोवर्कर्स होते हैं, जो इनके साथ हम एफिलिएटेड नहीं होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे सामने आते हैं, तो इनके हवाले से भी जो है वो लोग सामने आते हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। अच्छा, कुछ कोर्ट के डिसीजंस हैं, वो इन्होंने इसमें शामिल किए हैं कि कुछ जो पहले गुजरे हैं केसेस इनके पास, वहाँ पर उनके हवाले से इन्होंने कुछ कोर्ट के डिसीजंस रखे हैं जो उन्होंने कहा कि यही फाइनल है और यही आगे रहेंगे। जैसे कि इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द एम्प्लॉय टू हैव सफर्ड अ टेंजिबल जॉब एक्शन टू विन द केस। अगर मतलब आप जो है वो ज़रूरी नहीं है आपके पास के एम्प्लॉय जो है वो केस के साथ साथ कि भाई ज़रूरी नहीं है कि वो केस जीत जाए, उसके साथ साथ वो जॉब को कंटिन्यू अप कर सके। नेक्स्ट जो है वो है द एम्प्लॉयर इन इट्स डिफेंस मस्ट शो दैट इट टुक रीजनेबल केयर टू प्रिवेंट एंड प्रोबेबली करेक्ट एनी सेक्सुअली harassing behavior and that the employee unreasonably failed to take advantage of the employer's policy। इसमें कुछ चीजें उन्होंने ऐड की हुई हैं कि आप जो है एविडेंस दिखाए कि कुछ केयर दिखाए कि अपने केस को ज़्यादा मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो उसे प्रूफ दिखाने होंगे कि ये मामला जो हैं वो अगर केस हुआ गया है तो ये नहीं हुआ, इसमें ये चीज़ें शामिल नहीं है। अच्छा बेटा, कुछ बच्चे डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप में कि जूम से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है बेटा, तो जिन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं सामने सामने वो अपने स्क्रीनशॉट्स लेकर मुझे सेंड कर सकते हैं, जैसा कि एक बच्चे ने किया हुआ है। सो प्लीज़ अपना नाम भी मेंशन कर दीजिएगा जिसका जूम नहीं चल रहा पा रहा। तो खैर मैं ग्रुप में भी मैसेज छोड़ दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। कोई परेशानी होती है आपके सामने तो बस वो एविडेंस के बेस के ऊपर आप जो है सेंड कर सकते हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। व्हाट एम्प्लॉयर्स शुड डू टू मिनिमाइज लायबिलिटी इन सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, टेक ऑल कंप्लेंट्स अबाउट हरासमेंट सीरियसली। अमूमन जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे बेटा इस केस के हवाले से कि इस एक्ट के हवाले से कि अमूमन क्या होता है कि हमारे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं या जो हमारे अथॉरिटीज़ होती हैं या इसके साथ जो मैनेजर्स होते हैं वो इन चीज़ों को बहुत लाइटली ले लेते हैं, इसको सीरियसली नहीं लेते। उनका नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है जिसकी वजह से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है और प्रॉब्लम्स और इश्यूज बहुत ज़्यादा मजीद बढ़ जाते हैं और कॉमन हो जाते हैं उस फर्म में। तो इन चीज़ों, इन कंप्लेंट्स को आपने सीरियस लेना है। अगर कोई चीज़ सामने आई है तो आप उसके लिए सीरियस एक्शंस लेना स्टार्ट कर दें। अगर आप सीरियस एक्शन से सीरियस नहीं लेंगे तो आज एक जगह है, दूसरी जगह है, एक शख्स के साथ है, दूसरे शख्स के साथ होगा, तीसरे के साथ होगा, इस तरह इश्यूज बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम सामने आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इशू अ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी स्टेटमेंट कंडेमिंग सच बिहेवियर। जैसे कि हमारे यहाँ शोकास नोटिस होता है या नोटिस दिया जाता है। अगर किसी किस्म की कोई कंप्लेन आपके सामने आई है, कोई मामला आपके सामने आया है इशू, तो आप जो है उस स्टेटमेंट जो है एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी स्टेटमेंट बनाएं और ऐसी पॉलिसीज आप मेंटेन रखें कि कोई अगर इन टर्म्स अगर इस तरह करता है तो वो सोचे भी ना, क्योंकि ये सारी टर्म्स एंड पॉलिसीज जो हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो जब आप एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ आपको दी जाती हैं उसे पढ़ने के लिए, आपके पास रखने के लिए कि भाई ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये हमारी पॉलिसीज हैं, इनको आपने मेंटेन करके चलना है, इनको लेकर चलना है। तो जब ये चीज़ें हमें पहले से ही डिफाइंड होंगी और जब आपने अपनी पॉलिसीज में एक इसको बड़ा स्ट्रॉन्ग एक वो दिया होगा तो वहाँ पर फिर आपको इस किस्म का बिहेवियर सामने नहीं आएगा। लोग इसको अवॉइड करेंगे। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करेगा तो उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके जो आउटपुट हैं वो उसके सामने याद आ जाएंगे उसे और वो इस तरफ नहीं जाएगा। इन्फॉर्म ऑल एम्प्लॉयज अबाउट द पॉलिसी ऑफ देयर राइट्स।
अच्छा, अब अमूमन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने राइट्स का पता ही नहीं होता कि उनके पास क्या-क्या राइट्स हैं विद इन अ फर्म। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस में तो लिखा हुआ होता है लेकिन उसे लोग पढ़ नहीं पाते। तो लेकिन कोशिश ये की जाए कि जब भी कोई न्यू हायरिंग आप करें, कोई भी मामलात आप जब न्यू हायरिंग की तरफ लेके जाएँ तो वहाँ पर हम जो हैं उन अपने तमाम एम्प्लॉइज़ को हर किस्म का राइट बता दें कि भाई आपका ये राइट है, आप ये आपके ये हुकूक हैं। आपको अगर यहाँ पर कोई परेशानी हो रही है, आपके इन राइट्स में किसी भी किस्म की नेग्लिजेंसी आ रही है, तो आप ये प्रोसीजर्स को फ़ॉलो करके आप आगे जा सकते हैं। इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। अगर इन केस आपके सामने कोई परेशानी आ रही है, तो ये आपका राइट है, आप ये डिसीज़न लें, आप ये एक्शन्स लें, तो इससे ये होगा कि ये प्रॉब्लम्स आपके सामने ना आएँ। तो हमें बताना है हर एम्प्लॉयी को कि यही ये चीज़ें आपकी राइट्स में हैं। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट अ कंप्लेंट प्रोसीजर। जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया कि आपने उसे बताना है, ऐसा पहले तो ये है कि आपने उन चीज़ों को डेवलप कर लेना है अपने पास कि कंप्लेंट अगर आता है तो किस तरीके से, किन प्रोसीजर से होकर आएगा, कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, ये प्रोसीजर्स आप उनको बना कर रखें। इसके साथ-साथ आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। इम्प्लीमेंटेशन यही होगा इन इन केस अगर कोई चीज़ सामने आई है, तो वो शख्स जो है उसको आइडेंटिफ़ाई करके वो कंप्लेन करे कि भई ये मामलात हैं, तो वो उस प्रोसीजर्स को पूरा लेकर चले। इसके बाद एस्टैब्लिश अ मैनेजमेंट रिस्पॉन्स सिस्टम दैट इंक्लूड्स एन इमीडिएट एक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन बाय सीनियर मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ऐसा ना हो कि उसे लाइटली ले लिया जाए। सीरियसली ले और सीरियसली लेने के बाद जो हमारी जो अपर मैनेजमेंट है, जो हमारे मैनेजर्स या सीनियर मैनेजर्स हैं, वो इन चीज़ों को बहुत ही जल्दी क्विक एक्शन ले और इस पूरे सिस्टम को रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे। नेक्स्ट है बिगिन मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेशंस विद सुपरवाइजर्स एंड मैनेजर्स टू इंक्रीज देयर अवेयरनेस ऑफ द इश्यूज। वही बात कि अब जो है यहाँ पर हमारे मैनेजर्स के हवाले से बात की जा रही है कि मैनेजर्स की ट्रेनिंग्स भी और उनके लिए अवेयरनेस भी हो कि भाई आपने अगर ये इश्यूज आपके सामने आते हैं तो आपने किस तरह डील करना है, क्या मामला करने हैं। तो इनके लिए भी ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए। ये सब कौन करता है बेटा? ये सब करता है एम्प्लॉयर कि जो इस किस्म के क्लेम्स आपके सामने ना आए सेक्सुअल हरासमेंट के। व्हाट एम्प्लॉयर्स आगे ये कंटिन्यू है बेटा। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डिसिप्लिन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज इन्वॉल्व इन हरासमेंट। अच्छा, ऐसा ना कुछ आपने क्या करना होता है कि जैसे आप असाइन कर देते हैं ड्यूटीज को, तो इसके लिए भी आप एक वो बना सकते हैं कि आप क्या करें, मैनेजर्स की एक कमेटी बना दें या एक डिसिप्लिन कमेटी होगी कि जो इन चीज़ों को देख रही होगी। जब आप काम को डिवाइड कर देते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है, आप चीज़ों को ओवरकम करना शुरू कर देते हैं। तो आप इन डिसिप्लिन मैनेजर्स जो हैं, इसके नाम की एक कमेटी बनाकर आप मामलात को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट है कीप रिकॉर्ड्स ऑफ कंप्लेंट्स, इन्वेस्टिगेशंस एंड एक्शन टेकन। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ हो अगर उसका बिल्कुल कंप्लीटली रिकॉर्ड होगा, फाइलिंग होगी, तो वो चीज़ें सामने होंगी, आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। जब रिकॉर्ड्स में चीज़ें होती हैं तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता और चीज़ें जो हैं बहुत क्लियर नज़र आती हैं। कंडक्ट एग्जिट इंटरव्यूज दैट अनकवर एनी कंप्लेंट्स एंड दैट नॉलेज बाय सिग्नेचर द रीजंस फॉर लिविंग। अच्छा, अगर कोई जाना चाह रहा है किसी कंप्लेंट के हवाले से, किसी भी मामला के ऊपर, तो उनसे इंटरव्यूज़ वगैरह लिए जाएँ उनसे कि भाई अगर आप जा रहे हैं तो क्यों छोड़कर जा रहे हैं? क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने? जैसे यहाँ पर असल में बात की जा रही है टर्नओवर रेट के हवाले से कि भाई अगर इन दैट केस मे बी पॉसिबल उसके साथ ये प्रॉब्लम आई हो, ये फेस हो कि वो उसे शो ना करना चाह रहा हो सेक्सुअल हरासमेंट को, तो आपके पास ऐसा मामला हो कि आप जब वो जाने लगे तो आप उससे इंटरव्यू करें कि भाई क्या प्रॉब्लम है? आपके सामने कोई कंप्लेन है जिसको आपने लिखा नहीं या आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करना चाह रही हैं, हाइलाइट नहीं करना चाह रही हैं, तो ज़रा हमें बता कर जाएँ। ठीक है। नेक्स्ट है रिपब्लिश द सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी पीरियडिकली। देखें, वही वाली बात आ गई कि कुछ टाइम के बाद आप अपनी पॉलिसीज़ को जो हैं वो पब्लिश करते रहें। आप जो है लोगों को, जो आपके पास जो एम्प्लॉइज़ हैं, उन्हें बताते रहें कि भई ये चीज़ें हैं सेक्सुअल हरासमेंट के हवाले से, ये पॉलिसीज़ हैं, ये हमारे रूल्स हैं, ये हमारे प्रोसीजर्स हैं कंप्लेंट्स करने के लिए। Encourage upward communication through periodic written attitude surveys, hotlines, suggestion boxes and other feedbacks। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि फीडबैक जो है वो बड़ा ही मायने रखता है किसी भी चीज़ को आगे ले जाने के लिए। अगर फीडबैक्स मिलते हैं तो हमें चीज़ों को सॉर्ट आउट करना आसान हो जाता है। तो
यहाँ पर आपने इनकरेज करना है एज ए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को या अपने पूरी फर्म में कि आपने अपवर्ड कमीशन वक्तन फवक्तन रखनी है, ताकि हमें अच्छा वो रिटन बेस्ड भी हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, इम्पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यूज हो सकता है, वो सर्वेज हो सकता है, या आप सजेशन बॉक्स वगैरह रख देते हैं, फीडबैक के लिए चीजें रख देते हैं, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या मामला चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं। अगर ये सब चीजें वहां पर आ जाती हैं तो आप जो है चीजों को सॉर्ट आउट करना, आइडेंटिफाई करना आपके लिए आसान हो जाता है। और अगर ये पीरियडिकली होता रहेगा तो चीजें सामने रहेंगी, किसी किस्म का मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अच्छा, ये एक डॉक्यूमेंट है कि जो इन्होंने डिज़ाइन किया है कंप्लेन करने का हरासमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से। अच्छा, कुछ कोर्ट डिसीजंस के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जो कोर्ट ने डिसीजंस दिए हैं उनमें से क्या है, डिस्क्रिमिनेशन बाय द एम्प्लॉयर नीड नॉट बी ओवर, एम्प्लॉयर्स इंटेंट इज इररिलेवेंट। अगर इसमें भी कुछ चीज़ें उन्होंने ये डिफाइन की हैं कि जो कुछ कोर्ट के डिसीजंस हैं जो पहले किसी कंपनी ने किसी कंपनी के खिलाफ हवाले से बात की है, तो उसके जितने जो हैं एक्ट्स आपको इसमें दिए हुए हैं, ये उनके डिसीजंस हैं जो सामने आए हुए हैं। अच्छा, कुछ आपके ऐसी चीज़ें हैं जो एक्ट्स हैं वो मज़ीद चल रहे हैं, जो 1991 के बाद से चल रहे हैं, ठीक है, तो वो इन्होंने इसमें मेंशन किए हुए हैं। अच्छा, यहाँ से हम ज़रा डिसेबल के हवाले से लेकर चलेंगे कि जो डिसेबल लोग हैं, अगर इनके लिए जो एक्ट के हवाले से बात की जा रही थी, उसमें जो इन्होंने मज़ीद एडिशन की थी, वो क्या थी? वो ये थी कि requires employers to make reasonable accommodations for disabled employees. It prohibits discrimination against disabled person. जैसे कि अगर कोई डिसेबल पर्सन है, आप उसको जब हायर कर रहे हैं, अगर वो आपके एकोमोडेशन यानी कि रिहाइश वगैरह अगर आपके पास नहीं है उसकी, वो करीब में नहीं रह सकता, मतलब दूर है और वहाँ पहुँचना उसके लिए कन्वीनियंट नहीं है, ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो आप एज अ एम्प्लॉयर या कंपनी जो है वो उसे एकोमोडेशन भी देगी, रिहाइश भी देगी। तो ये भी इस एक्ट में शामिल है कि अगर कोई डिसेबल है तो अगर वो उसे अपने घर के हवाले से कोई इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको एज घर जो है आप देंगे, रिहाइश आप देंगे, ताकि वो आपके साथ जो है ज्वाइन रहे, कंपनी में इन रहे। डिसेबिलिटी, आप डिसेबिलिटी की बात करें कि व्हाट इज डिसेबिलिटी, तो इसमें फिजिकल और मेंटल इम्पेयरमेंट दैट सब्सटेंशियली लिमिट्स वन और मोर मेजर लाइफ एक्टिविटीज। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं डिसेबल के हवाले से कि किसी भी चीज़ में डिसेबिलिटी हो सकती है, मेंटल इश्यूज हैं या फिजिकल इश्यूज हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अच्छा बेटा, कुछ और मजीद इसमें जो उन्होंने मजीद उसको डिफाइन किया है एक्ट्स को, वो भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, अब एम्प्लॉयर की जो कुछ चीजें हैं कि जो उसने करनी ही करनी है, वो उसमें कौन सी चीजें हैं? एन एम्प्लॉयर मस्ट टेक अ रीजनेबल एकोमोडेशन फॉर अ क्वालिफाइड डिसेबल इंडिविजुअल अनलेस डूइंग सो विल रिजल्ट इन अनड्यू हार्डशिप। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि वो क्या करेगा कि उसने उनके लिए जो क्वालिफाइड डिसेबल हैं, जो आपके पास जॉब के लिए आ रहे हैं या जो अब आप उनको हायर कर रहे हैं, तो अगर उनको एकोमोडेशन का प्रॉब्लम है, रिहाइश का, तो फिर आपने उनको देनी है। Employers are not to required to lower existing performance standards or stop using tests for a job. अच्छा, अगर कोई एम्प्लॉयर है तो वो ये करे कि आप जो है कोई भी आपका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है उसको नीचे ना रखा जाए, उसको कम ना किया जाए। जैसे कि अगर फर्ज करें कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जहां पर आप अपना क्राइटेरिया नीचे ले आते हैं, आप अपने क्राइटेरिया को, जो एवेल्यूएशन का जो क्राइटेरिया होता है उसे आप नीचे ले आते हैं कि चलें हम थोड़ा सा अपना जो स्टैंडर्ड है उसको नीचे कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कितने जो एम्प्लॉयज हैं वो हमारे मीट हो रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर। तो इसके लिए अगर आप कोई टेस्ट है, अगर किसी भी किस्म का आप उसकी जॉब के टेस्ट के हवाले से आप रिक्वायरमेंट रखते हैं क्वालिफाइड लोगों के लिए, तो अपने उस स्टैंडर्ड को नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसको सेम स्टैंडर्ड पे ही रखना है। Employers may ask pre-employment questions
about essential job functions but cannot make inquiries about disability. अब जैसे आप एक ऐसा एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं, ऐसा एम्प्लॉयर हैं आप, और आप किसी क्वालिफाइड डिसेबल के लिए जो है आप हायरिंग कर रहे हैं, तो इन दैट केस आप जो है अगर उनसे उनकी जॉब के हवाले से ही बात करें तो ज्यादा बेहतर है कि जो जॉब वो पहले कर रहे हैं या जो कर चुके हैं या जो अभी प्रेजेंट में वो कर रहे हैं उसके रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप उनसे उनकी डिसेबिलिटी के हवाले से बात नहीं कर सकते, कैसे हुई, क्यों हुआ, क्या मामला, असल में ये बात करना भी मुनासिब नहीं है। नेक्स्ट है मेडिकल एग्जाम्स और टेस्टिंग फॉर करंट एम्प्लॉयज मस्ट बी जॉब रिलेटेड। जैसे फर्ज करें अगर आपके पास डिसेबल लोग भी हैं और जाहिर सी बात है इसके साथ मजीद आपका स्टाफ भी है, तो अगर आप कोई मेडिकल टेस्ट रखते हैं तो ऐसा हो कि जो डिग्रेड ना करे हमारे डिसेबल लोगों को, ऐसा टेस्ट हो जो सबके लिए जो है वो इक्वल हो, हर कोई उसको परफॉर्म कर सके, चाहे वो नॉर्मल एम्प्लॉय हो या चाहे वो डिसेबल एम्प्लॉय हो। Employers should review job application forms, interview procedures, and job description for illegal questions and statements. कहीं कहीं जब आप इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे होते हैं या आपके को वर्कर्स, आई मीन टू से मैनेजर्स जो हैं, आप एज ए एम्प्लॉयर हैं लेकिन आपके मैनेजर्स जो हैं वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे कर जाते हैं जो लीगल नहीं होते, ठीक है, जहां पर हमें कुछ चीज़ों को सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि क्या ऐसे क्वेश्चंस हमें करने चाहिए या नहीं। तो एज ए एम्प्लॉयर आपने उन चीज़ को ऑब्जर्व करना है, सामने रखना है वक्तन फवक्तन कि जो इंटरव्यूज कंडक्ट हो रहे हैं उसमें किस किस्म के क्वेश्चंस हो रहे हैं, जो प्रोसीजर्स हैं किस तरह के हैं, क्या मामला हैं। इसी तरीके से कोई ऐसा सवाल उसमें ना किया जा रहा हो किसी डिसेबल से या नॉर्मल लोगों से कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। एम्प्लॉयर्स शुड हैव up to date job description that identify the current essential functions of the job. अच्छा, आपके पास जो है वो चीज़ों रिटर्न में हो सकती हैं कि भाई आपने ये देखना है कि आज अब जो आपकी जो करंट जॉब है उसके क्या फंक्शंस हैं, वहाँ उसकी क्या चीज़ें हैं, क्या नीड है, क्या उसकी बेसिक टूल्स हैं, ये सारी चीज़ें भी एज ए एम्प्लॉयर आपको पता होनी चाहिए कि जो जॉब मेजर जॉब फंक्शन है वो असल में है क्या, उसके लिए किसको हायर करना है। और नेक्स्ट जो है बेटा वो है कोर्ट्स विल टेंड टू डिफाइन डिसेबिलिटीज क्वाइट नैरोली। अब अगर हम बात करें तो कोर्ट आपने क्या करना है एज ए एम्प्लॉयर, जब आप होते हैं तो आपने इन चीज़ों को देखना है कि भाई कोर्ट ने डिसेबल की जो डेफिनेशन दी है डिसेबिलिटी के हवाले से, डिसेबल लोगों के हवाले से, कि वो क्या है, क्योंकि उसी चीज़ को मद्देनजर रखकर आप अपने यहाँ जॉब क्रिएट करते हैं और डिसेबल लोगों का कोटा रखते हैं। क्योंकि अगर आपने उसकी डेफिनेशन को सही से पढ़ा ही नहीं है कि डिसेबल उनकी नज़र में कौन है, तो आप कैसे जॉब रख सकते हैं, कैसे जॉब लोगों को वहाँ पर एक असाइन कर सकते हैं काम करने के लिए। Employers are not required to tolerate misconduct or erratic performance even if the behaviors can be attributed to the disability. अच्छा, किसी भी किस्म का मिसकंडक्ट आता है परफॉर्मेंस के हवाले से, तो अगर लोग जो हैं वो डिसेबल लोगों के खिलाफ या उनके साथ बिहेवियर सही नहीं रखते, तो यहाँ पर आपने किसी किस्म की कोई भी बर्दाश्त नहीं रखनी और सीरियस एक्शंस लेने हैं कि कोई भी शख्स जो है वो डिसेबल लोगों के साथ किसी भी किस्म का खराब बिहेवियर ना रखे। Employers do not have create a new job for the disabled worker nor reassign that person to a light duty position for an indefinite period unless such a position exists. अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं वो इलीगल काम कर जाते हैं, कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट को धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं कि भाई हमने इस किस्म के लोग रखे हैं डिसेबल लोग, इसका कोटा इतना है, इतने लोग रखे हैं, लेकिन बाद में उन्हें जो है वो उस जॉब की नेसेसिटी को ख़त्म कर देते हैं या उस पोस्ट को जो है वैकेंट कर देते हैं किसी भी तरीके से या ख़त्म कर देते हैं। तो अनलेस कि इस तरह आपने ये सारी चीज़ें नहीं करनी उसके अंदर, ठीक है, इस किस्म का किसी किस्म का फ्रॉड उसमें नहीं होना चाहिए। Employers should not treat employees as if they are disabled so that they will not regarded as disabled and protected under the ADA. अच्छा, अगर वो डिसेबल हैं तो उनको हाईलाइट ना किया जाए, उन्हें कहा ना जाए कि भाई आप डिसेबल्ड हैं, आप इस तरह के हैं, ये मामलात हैं, ये हैं, ठीक है, उन्हें भी ऐसे ही ट्रीट किया जाए जैसे कि नॉर्मल एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास वो है स्टेट एंड लोकल
local equal employment opportunities laws. The effect of the state and local laws is usually for further restrict employers' treatment of job applicants and employees. मजीद जो इसमें कुछ चीजें एक्ट को ज्यादा डिटेल में बताते हैं, ये वो चीजें उसमें ऐड की गई हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो है, अब आप देखें तो ये चार्ट वो बना हुआ है कि जो जितने अभी एक्ट्स हमने आज तक पढ़े, अभी तक पढ़े हैं, वो सारे इसमें एक एक करके डिफाइन किए गए हैं चार्ट के थ्रू। अच्छा बेटा, कुछ चीजें हैं जो नेक्स्ट हमारे पास हैं, वो हैं सोर्सेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एलिगेशंस। अब जो है वो इल्ज़ाम, एलिगेशन कहते हैं बेटा इल्ज़ाम तराशी के हवाले से, ठीक है, कि इल्ज़ाम अगर लग जाए या कोई ज़राए हैं कि जो आपको ये बता रहे हैं किन के थ्रू से जो है आप उसको लेकर चलेंगे कि ये चीज़ें सामने हैं। तो पहला है आपका डेस्परेट ट्रीटमेंट, इंटरनेशनल डिस्क्रिमिनेशन वेयर एन एम्प्लॉयर ट्रीट्स एन इंडिविजुअल डिफरेंटली बिकॉज दैट individual is a member of a particular race, religion, gender or ethnic group. अच्छा, अब इल्ज़ाम वगैरह ये सब चीज़ें कब आना शुरू होती हैं कि जब आप जो है, अच्छा इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन रखी जाती है उसमें रेस कलर के हवाले के साथ साथ जो है वो नेशन वाइड भी रखी जाती है, कौम के हवाले से, या इंटरनेशनली आपका कोई एम्प्लॉय है जो आप इंटरनेशनल में रहता है या आपने उसको हायर किया हुआ है, तो वहाँ पर भी आप जो है कुछ फ़र्क ले आते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेशनली भी आपके पास जो है एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो भी नहीं उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन का मामला जो है आप नहीं रख सकते। इसके साथ साथ मजीद आप जो है नेक्स्ट जो है वो डेस्परेट इम्पैक्ट, आप जो है an apparently neutral employment practice that creates an adverse impact, a significant disparity between the proportion of minorities and the available labor pool and the proportion hired. अच्छा, नेक्स्ट जो है बेटा, आपने किसी भी किस्म की मुख्तलिफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखनी अगर आपके पास जो है वो ऐसे लोग काम कर रहे हैं या ऐसा पूल काम कर रहा है जो लेबर है, ठीक है, आपने उनके दरमियान किसी भी किस्म का कोई भी फर्क नहीं रखना। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्स इम्पैक्ट। एडवर्स इम्पैक्ट जो है the overall impact of employer practices that the result in significantly higher percentages of members of minorities and other protected groups being reject for employment, placement और promotion। जैसा कि मैंने आपसे पहले से डिस्कस किया कि इसके अंदर जो मजीद उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है, डिफाइन किया गया, वो यही कि हम जो है माइनॉरिटीज़ के ऊपर, जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की बेस के ऊपर बात करें तो ज़्यादातर मुस्लिम्स होते हैं, मेजॉरिटी हमारे यहाँ मुस्लिम्स की होती है। अगर माइनॉरिटीज़ में कुछ लोग हमारे पास हैं जिसमें नॉन मुस्लिम्स आ जाते हैं, या इसके साथ साथ जो है वो क्रिश्चियंस या दूसरी हमारे पास कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजन्स हैं, तो वहाँ पर हम जब उनके इंक्रीमेंट्स की बात कर रहे होते हैं, उनकी सैलरीज के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं, तो सैलरीज के हवाले से जब बात कर रहे होते हैं, प्रमोशंस के हवाले से जब हम बात कर रहे होते हैं, तो वहां हम उन्हें नेगलेक्ट कर देते हैं। और जब उनकी नेगलेंसी जब आती है तो फिर इस पे जो है उनका असर जो है वो गलत पड़ता है हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर। अब ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, इसके ऊपर जो है इसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो लो हो जाती है, कमिटमेंट कम हो जाती है, और इन दैट केस के जब हम उनको एवेल्यूएट करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नीचे जा चुकी होती है। और फिर जो है जब आपके एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस जब नीचे होगी तो फिर वो आपको अपना बेस्ट नहीं दे सक रहा होगा, और आपके जो गोल्स हैं उनको भी वो असाइन नहीं कर पा रहा होगा। यूज्ड टू हेल्प एस्टैब्लिश अ केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रीमा फेसी केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इम्पैक्ट के हवाले से जब आपसे बात कर रहा है कि आपका जब नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो ये आपको हेल्प करता है एक प्रॉपर वो बनाने के लिए कि किस किस्म के रूल्स को रखना है, किन किस्म के रूल्स को नहीं रखना। अच्छा, नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे सामने कैसे आएगा
कि अगर इस तरह की चीज़ें सामने आ गई हैं, डिस्क्रिमिनेशन आपकी हो गई है, तो फिर वो असरअंदाज कैसे होगा? A test that demonstrate that there is a discrepancy between rates of rejection of members of the protected group or and of others. आप क्या करते हैं? किसी भी किस्म का टेस्ट रख सकते हैं, चीज़ें रख सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए भाई कि भाई नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अच्छा बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी एंड एम्प्लॉयर्स हायरिंग प्रैक्टिसेस एक्सक्लूड अ प्रोटेक्टेड ग्रुप वेदर इंटरनेशनली और नॉट। अच्छा, इसमें फिर आपसे वो यही बात कर रहा है कि ऐसे आपने ये चीज़ें नहीं करनी कि सिर्फ आप इंटरनली, यानी कि अगर आप डोमेस्टिक के हवाले से बात करें कि सिर्फ डोमेस्टिक लोगों को ही आपने ले लिया, इस किस्म की किसी किस्म की कोई पॉलिसीज़ नहीं हो कि अगर ये पॉलिसीज़ आपने मेंटेन कर ली कि भाई हमारे पास इंटरनेशनली हम नहीं लेना चाह रहे भी, तो इस किस्म की पॉलिसीज़ जो हैं वो उसमें ना हो, क्योंकि फिर ये जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। पॉपुलेशन कंपैरिजंस, a comparison of the percentage of a minority protected group and white workers in the organization with the percentage of corresponding groups in the relevant labor market. कंपैरिजन कहते हैं बेटा यही आप दो चीज़ों के दरमियान में जब आप जो है उनके चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि कौन कितना सही है कौन कितना गलत है, तो कंपैरिजन जो है वो पॉपुलेशन के दरमियान में ना हो। अच्छा, कुछ आप देखें तो इंटरनेशनली कुछ कंपनीज ने टेस्ट हमारे रखे थे और जिनके चीज़ों को यहाँ पर जो है डिफाइन किया गया है। स्लाइड्स जो है इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ आज ही शेयर कर दूंगा, और इसके साथ साथ जो है हमारा लेक्चर भी, ताकि दोनों सेशन के जो लेक्चर हैं अगर जिनके बच्चों की क्लासेस मिस हो गई हैं तो वो इनको ले सकें और देख सकें। अच्छा, लास्ट टाइम का मुझे CR जवेरियन ने बताया था बेटा कि आई थिंक डबल जो है वो मुझसे अपलोड हो गया है सेम सेशन का लेक्चर, तो इंशाल्लाह वो भी, और आज ग्रुप में दोबारा से इंशाल्लाह जो है गूगल क्लास में आपको जो है आज का और कल का सेशन मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो है ग्रुप में भी और वहाँ पर भी इंशाल्लाह गूगल क्लासरूम में भी मैं आपके साथ जो है ये स्लाइड्स शेयर भी कर दूंगा। अच्छा बेटा, एट द लास्ट टाइम हमारे पास कम है, अगर आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, सो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं बेटा। सर हम रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो ले सकते हैं गूगल क्लासरूम पे अगर अटेंडेंस का इशू ना हो तो? नहीं बेटा, अटेंडेंस तो आपने मार्क रखनी है क्योंकि मुझे ये एविडेंस बेस के ऊपर आगे भेजनी होती है। तो जिस तरह मैंने भी आपसे कहा कि यस सर। आप जो हैं अगर इनरोल होंगी सामने, मतलब मैंने आपसे कहा ना स्नैपशॉट्स आप लोग भेजें, तो ये स्नैपशॉट्स यस मुझे आगे एविडेंस बेस के ऊपर देनी होती है क्योंकि ये सर पोर्टल ये पर तो है, जाएंगे। लेकिन जी यस सर, यस जी लेकिन बेटा, कभी कहें। कभी वाईफाई का इशू हो जाता है या फिर लाइट देखिए नहीं मैंने होती आप तो इस जी वजह बेटा, से। मैंने बिल्कुल आपसे डिस्कस किया पहले कि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम इशू है आप प्लीज मुझे हाईलाइट करें, तो इन टर्म बेटा रिलेंसी रखी जाएगी, नो इशू कि मैं उस बच्चे जी की सर। अटेंडेंस को मार्क कर दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे जी आप उसमें मेंशन जरूर कीजिएगा ग्रुप में, या मुझे पर्सनली मैसेज करते ओके हैं सर। या आप ग्रुप में मेंशन करते हैं ताकि मैं नेम और सारी चीजें अपने पास नोट डाउन रखूं, और थैंक यू इंशाल्लाह सर। मैं अपलोड कर दूंगा, आपके पास भी चीजें आती जाएंगी, आप लोग भी अपनी अटेंडेंस को चेक कर लीजिएगा। अब यस जैसे सर, आज कुछ थैंक यू बच्चों सर। ने कुछ इश्यूज का बताया है, तो मैं इंशाल्लाह उनको भी अटेंडेंस मार्क करूंगा, तो परेशान ना हो, लेकिन प्लीज हाईलाइट जरूर कीजिएगा क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल ही हाईलाइट नहीं करेंगे तो मैं तो जाहिर सी बात है उनको एब्सेंट मार्क कर दूंगा, तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सिर्फ हाईलाइट जरूर करें, मुझे ओके सर। बताएं जरूर। सर मिड में कितने चैप्टर्स आएंगे? बेटा मैंने ज़रा उसको वो नहीं किया, सोचा नहीं है इस बारे में, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, या बल्कि एक काम करें कल ही बता देता हूँ, नो इशू, ग्रुप में। ठीक है सर। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो, इतना ज़्यादा हैवी बर्डन नहीं रखा जाएगा आप लोगों के ऊपर। सर लेकिन ठीक है सर। इतना बता दूं बेटा कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो थोड़ा सा मैं केस स्टडीज़ को, नेक्स्ट क्लास मेरी होगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा उसमें ज़रा केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे, और जो आपका पेपर भी आएगा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल होगा, ईजी होगा, लेकिन केस स्टडीज़ बेस्ड होगा। सर हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं तो पेपर भी हमारे ऑनलाइन ही होंगे? मे बी हो सकता है, लेकिन अभी इस ओके। हवाले से अगर इतना सोचेंगे तो ज़रूरी नहीं है, वी हैव टाइम,
अच्छा खासा टाइम है हमारे पास, तो अभी ये चीज़ें जो हैं फाइनलाइज नहीं हुई, कोई डिसीजन लिया नहीं गया है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑनलाइन ही हो, मे बी फिजिकल हो इंशाल्लाह। यस सर। लेकिन स्टडीज़ के हवाले से मैं आपको पेपर के हवाले से थोड़ा सा हिंट अभी देता जाऊँगा, केस स्टडीज़ इंशाल्लाह हमारी होंगी, तो उसी की बेस के ऊपर इंशाल्लाह आपका पेपर बनेगा। अगर ठीक है फर्ज सर। करें ऑनलाइन है तो ऐसा ना हो, उसमें आपको सबको पता है कि जो एक होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं ज़्यादा बर्डन नहीं रखूँगा। नहीं सर, हम बहुत जी पढ़ सर, लेंगे, कोई मसला हम नहीं है। जी लेकिन सर वो सर बात ये है कि वो कॉपी पेस्ट वाला आप ना लीजिएगा ना, आप वो हैंड रिटन में ले लीजिएगा। वो भी कॉपी पेस्ट ही होता है बेटा। ठीक है यस जी सर। जी बेटा, और कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ डिस्कस करनी नो है? सर। सर नो सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कोई सब्जेक्ट आउटलाइन में बताएं तो it would be सॉरी convenient for बेटा, us। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, प्लीज़ ज़रा। सर मैं कह रहा हूँ सब्जेक्ट आउटलाइन अगर आप बताएं तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर अस। हाँ हाँ बेटा, जी जी, ये मुझे हाईलाइट भी किया था जवेरिया ने। मैं इंशाल्लाह बेटा आज आपको तमाम सर रिक्वायरमेंट आपकी जो है ना इंशाल्लाह वो पूरी कर दूंगा। ये आप लोगों की कोर्स आउटलाइन भी इंशाल्लाह 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 आज आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। जी बेटा, और कोई? और कोई सवाल बेटा? नो सर। चलें ठीक है बेटा, तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, और जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंशाल्लाह वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा बेटा, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो और आप लोग जो हैं एक बिग पिक्चर आपके सामने हो जाए, सारी चीज़ें, एक कोर्स आउटलाइन भी और बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह। ठीक है सर। थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह